धन्यवाद साथियों। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि एक डायन जो होती है 5 गांव तो छोड़ ही देती है। राजस्थान बड़े दिल वालों का है तो वो गांव की बात करते हैं। इधर मैंने कहावत सुनी कि 7 घर तो छोड़ ही देती है डायन। लेकिन मोदी सरकार जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो गरीबों को भी नहीं छोड़ती। जब इनकी असंवेदनशील नीतियों की बात आती है तो वो गरीबों को भी नहीं बख्शती। अभी सार्वजनिक पटल पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में जो अनियमितता हुई, मोदी सरकार के दौरान हुई, इनकी नाक के नीचे हुई, उसका खुलासा हुआ है। ये वही नरेगा है, मैं इसको नरेगा ही बोलूँगा, बोलचाल की भाषा में आपको भी समझ में अच्छी तरह आएगा, लोगों को भी आएगा। ये वही नरेगा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची आवाज में निंदा करते हुए कहा था कि ये कांग्रेस की नीतियों विफलताओं का एक मॉन्यूमेंट है। और ये वही नरेगा है जो लोगों की जिंदगी बचाने का एक जरिया बना, कोविड की पहली लहर में भी और कोविड की दूसरी लहर में भी। तब ये मॉन्यूमेंट बोलना भूल गए। तब इन्हें भी समझ में आया कि कांग्रेस की नीति क्या थी और कितनी दूरदृष्टि थी कांग्रेस की कि इस तरह की नीति लाई। अब जो 2011 में यूपीए की सरकार ने नरेगा में एक क्लॉज डाला जिसमें ऑडिट कंपलसरी हो, उसकी जांच कंपलसरी होगी कि क्या कोई सही सुचारू रूप से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नियमानुसार हर 6 महीने में वो जांच होनी चाहिए, वो ऑडिट होना चाहिए। खैर, इस सरकार का नियमों से कोई रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं है। 6 महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बीच में अभी इन्होंने एक ऑडिट करवाया। इन्हीं का ऑडिट है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रामीण विकास मंत्रालय का। उस ऑडिट में यह निकल कर आया कि 935 करोड़ का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है नरेगा में, जो सबसे निर्धन है उसके लिए एक योजना है, जिस योजना के खिलाफत मोदी जी शुरू से करते आए थे और अब चुप हो गए क्योंकि समझ में आ गया उनको कि योजना क्यों है। गरीब के लिए योजना, उसमें भ्रष्टाचार। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और ये कोई किसी निजी चैनल के, निजी अखबार के, मेरे, प्रणव जी के, संजीव जी के आंकड़े नहीं हैं। भारत सरकार के आंकड़े हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का ऑडिट, सोशल ऑडिट यूनिट, उसके आंकड़े। ये ऑडिट जो हुआ था 2,65,000 ग्राम पंचायतों में, पूरे देश की, हर राज्य की, 2017-18 और 2020-21 के दौरान हुआ, एक बार हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑडिट की जो निष्कर्ष निकले हैं उसमें यह निष्कर्ष स्पष्ट तौर पे आता है कि मिस अप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, रिश्वतखोरी हुई। ये वहां उनसे शब्द ले रहा हूं मैं, उसी ऑडिट रिपोर्ट के शब्द हैं ये। जो लोग हैं ही नहीं उनको पेमेंट दिखा दी गई, भ्रष्टाचार। ठेकेदारों को आपने बड़ी बड़ी बिल रेज करके उनको ज्यादा पेमेंट दे दी। तो 935 करोड़ में जो रिकवरी हुई, वापस लिए गए, वो है 12 करोड़ 50 लाख। 935 करोड़ का 1.34% रिकवरी हुआ। यह है इस सरकार की काबिलियत। सबसे ज्यादा जिस राज्य में यह अनियमितता हुई 2017-18 और 2020-21 के दौरान, वो है तमिलनाडु, जब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार थी, AIADMK की सरकार थी, जहां 245 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरा राज्य बिहार, जहां
आपको मालूम है किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। यहां 12 करोड़ 34 लाख का घपला हुआ है। झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रणव जी आपका राज्य है, 51 करोड़ 30 लाख ये उस दौरान का घपला है जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और राजस्थान जहां 2018 से कांग्रेस की सरकार है, वहां आपको जीरो मिस अप्रोप्रिएशन। ये बहुत सोचने की बात है कि जहां सजग सरकारें हैं वहां नरेगा में कोई घपला नहीं पाया गया। सोशल ऑडिट केंद्र सरकार का ऑडिट है। 2018 जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी थी, उसके बाद के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, गहलोत साहब की सरकार में कोई जीरो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है नरेगा में। यहां से नियत समझ में आती है केंद्र सरकार की भी, और मोदी जी ने तो अपनी नियत स्पष्ट शुरू में ही कर दी थी नरेगा पर जब वो टिप्पणी कर रहे थे, और उनकी राज्य सरकारों की भी नियत बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आती है कि किस तरह से गरीबों को भी नहीं बख्शेंगे। ये कोई एक उदाहरण नरेगा का हो तो चलो समझ में आता है कि गलती हो गई होगी। आप इस सरकार की असंवेदनशीलता उसमें भी देखेंगे। 4% जो दिव्यांगों का कोटा था वह भी समाप्त कर दिया केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसी सप्ताह। ये कोटा जो है CISF, CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल्स, SSB, इन तमाम संस्थाओं में, इन तमाम विभागों में दिव्यांगों को फिर से विकलांग बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, यह एक और उदाहरण है असंवेदनशीलता का। 90%, ये तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, महिलाओं के लिए जो पुलिस में रिजर्वेशन होती है उसमें से आप सोच नहीं सकते कितनी भरी होगी। जो पोस्ट हैं खाली महिलाओं की, 20,91,488 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए पुलिस विभागों में, और कितनी भरी सा 1,15,504। ये तीसरा उदाहरण है सरकार की असंवेदनशीलता का उन वर्गों के प्रति जिनको सब सरकारें प्रयास करती हैं कि और मजबूत बनाया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए। ये 5.52% पोस्ट भरी हैं महिलाओं की, जो आरक्षण जिन पोस्ट पर है। हम यह मांग करते हैं कि जो नियम है सोशल ऑडिट के नरेगा में, जो यूपीए ये नियम लाई थी 2011 में, उन नियमों की अनदेखी किए बिना नियमानुसार बार बार हर 6 महीने में ऑडिट किया जाए, ताकि जानकारी सबको प्राप्त हो, सरकारें सजग बने, हम और आप भी सजग रहें, NGOs भी सजग रहें, सिविल सोसाइटी भी सजग रहे, और जो रिकवरी नहीं हो पाई वो रिकवर किया जाए। आपको मैंने बताया कितनी कम रिकवरी हुई, 1.52% की रिकवरी हुई। वो रिकवरी करके उन तबकों तक, उन वर्गों तक पहुंचाया जाए जिनका हक है उन पर। हम दूसरी मांग यह करते हैं कि जो यह केंद्र सरकार ने दिव्यांगों का 4% कोटा पुलिस फोर्सेस से वापस ले लिया है, वह निर्णय वो पलटें, उस निर्णय को वो वापस लें और ये 4% कोटा बहाल करें। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, दिल्ली में अभी उबरी नहीं है दिल्ली उस हादसे से, यूपी में हम रोज देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि महिलाओं की जो आरक्षित पोस्ट हैं पुलिस में वो भरी जाएं, ज़्यादा संवेदनशीलता से उन क्राइम्स को देखा जाएगा, उन हादसों को निपटा जाएगा, और मुझे लगता है ये हक है महिलाओं का। अब मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूं, फिर आपके प्रश्न लूंगा। द महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act was introduced by the UPA government, as we all know, to eradicate poverty from India. And we all know the intentions with which Mr. Narendra Modi's government looked at Narega when he called
Narega as the monument of failures of Congress policy. It's the same Narega which became a life savior during the COVID-1 and COVID-2, these two waves. Narega came as a life saver for millions of Indians. Mr. Modi has also now realized he should think before he speaks. It is the same Narega now which has come back to haunt the Modi government led by BJP. There is an expose in the media which accessed publicly available information through the Management Information System MIS of the Rural Development Ministry. This reveals that rupees 935 crores have been misappropriated in Narega schemes over the last 4 years under the very nose of the Modi government. These numbers are not numbers brought out by Sanjeev, by Pranav Bhai, or by me, by you. These are government numbers. This has come out by the audits done by the Social Audit Unit under the Rural Development Department of the Ministry of Rural Development. This is government data. If this government was given a choice, this audit would not have happened. This audit has happened because the UPA in 2011 inserted this provision of a social audit unit to ensure that there is no misappropriation, to ensure that there is smooth functioning of the scheme. This government is not adhering to that law, to that rule. It's very rarely that they do this audit. The most significant finding by the Social Audit Unit during their audit was that the primary misappropriation, the primary type of misappropriation in most cases was financial misappropriation, was bribery, payments to non-existent persons, to vendors at inflated procurement prices, etc. Downright corruption. I mean, imagine a scheme meant for the downtrodden, the most downtrodden of all, and there is corruption in that scheme. Out of the whopping 935 crores that have been misappropriated, the recovery has been 1.34%, only 12.5 crore rupees. That's the recovery rate. Why is this significant, you'll ask? Because this act is a welfare scheme meant to ensure financial upliftment of the most poor in our country. The very fact that misappropriations have been happening is a testament to the lack of accountability, sensitivity and due diligence by the central government and by the state governments. I'll give you examples when I say this. The worst affected state with the corruption in Narega was Tamil Nadu under AIADMK. This data is from that period. Then comes Bihar, again ruled by BJP and its allies. Jharkhand under the previous government, because that data again is from that era. In Tamil Nadu, the corruption was, the misappropriation was to the tune of 245 crores. In Jharkhand, it was 51.29 crores. In Bihar, it was 12.34 crores. And very interestingly, it's not a coincidence. Rajasthan, since 2018, has been under Congress rule. Zero corruption in Narega. Not my data, not our data. Data belongs to the Government of India. The data has come from the Government of India. This is the example of a sensitive government can ensure there is no corruption in such schemes. If Rajasthan could ensure it, why couldn't Tamil Nadu? This also shows the real intention of this dispensation. While the economy is on a downward spiral, prices are going up. You know what's the situation with petrol, diesel, cooking gas, cooking oil. You should be more sensitive. You should be standing with the people who really need this money. You are robbing the poor of this country. Can't be a bigger sin. This is not a crime, this is a sin, more than a crime. There is this section 17 of Narega brought in by UPA in 2011, which mandates social audit of
work undertaken by NREGA in Gram Panchayats. And the frequency of this audit should be 6 months. In the last 7 years, the audit happened in 2017-18 and 2021. Rule says 6 months. Mr. Modi has his own rules. This is not the only example of the insensitivity shown by the Modi government towards the poor, towards the marginalized sections, towards sections who every successive government has tried to empower. 4% quota, this is the second example I want to give you. 4% quota for differently abled persons in police forces withdrawn by the central government. ITBP, BSF, CRPF, Assam Rifles, CISF, SSB. The third example of this insensitivity is for women police officers, there is a reservation. 90% of those posts remain vacant. The total posts which are available for women in police forces are 20,91,488, of which 5.52% have been filled, 1,15,504. The Congress party demands that the government of India is held accountable for the misappropriations in a pro-poor NREGA scheme and ensure that social audit is undertaken as per the section 17 of NREGA, which is every 6 months, so that all of us, including the stakeholders, are aware of what's happening. The government of India should recover the misappropriated amount at the earliest and ensure that the recovered money is used to compensate the poor and the marginalized who have suffered a lot during COVID second wave. We demand that the government of India withdraw the notification that scrapped the 4% quota for the differently abled persons in police forces and undo this inhuman wrong. With the rising crimes against women, Delhi is yet to recover from the recent crime. This government must ensure that the posts for women police officers are filled. 90% vacant posts is a shame. Your questions on this first and on anything else later. Thank you. जो उदाहरण इस रिपोर्ट में सामने आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी उदाहरण आएंगे तो बिल्कुल सार्वजनिक होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हुआ इस रिपोर्ट में वो लिस्ट दी गई है, और जहाँ बिल्कुल नहीं हुआ राजस्थान वो उदाहरण उसमें दिया गया है। जैसी वो रिपोर्ट है वैसी ही मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। ये भी पॉलिटिकल था, सारी बात पॉलिटिकल है। इस पे आएंगे, अगर इस विषय से संबंधित कुछ हो पहले तो वो पूछ लीजिए, मैं ज़रूर इस पर भी आऊँगा, क्योंकि ये सवाल तो आप रोज़ पूछते हैं, तो इस पे मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इसी पर है तो पूछिए। अलग। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, आपका सवाल सुना मैंने, हमारे बाकी कोलीग से भी आप पूछते हैं ये बात। यह संघर्ष का दौर है। इस दौर में सब्र की आवश्यकता होती है। जिसमें सब्र होता है वो संघर्ष सफलतापूर्वक पार कर लेगा, उसको फल भी मिलेगा अगर फल चाहिए तो। जिसमें सब्र नहीं होता, मैं किसी की इसमें बुराई नहीं कर रहा, अपनी अपनी प्रकृति होती। जिसमें सब्र नहीं होता वो निर्णय ले लेता है जो निर्णय लेना चाहता है वो। इसमें संगठन से आप सवाल पूछें उससे ज़्यादा है कि व्यक्ति से पूछें। संगठन अपनी जिम्मेदारियां वहन कर रहा है। राहुल गांधी निरंतर संघर्ष के पथ पर हैं। हम सब उनके नेतृत्व में मुद्दे उठाते हैं,
सड़क पर आपने युवा कांग्रेस का संघर्ष देखते आए हैं, आप आज भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। हर विभाग कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल बुलंद आवाज में संघर्ष कर रहा है। लेकिन सब्र राजनीति का पहला और अंतिम नियम है। देखिए, और कोई इससे संबंधित आपका भी इसी तो पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। 7 साल में एक चीज मोदी जी ने बहुत अच्छी की, वो है कि इतने मुद्दे दे दिए विपक्ष को और मीडिया को कि एक बैठक में, एक चर्चा में तो वो पूरे हो नहीं सकते। निरंतर बैठकें होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए। अब आप में से चैनल्स में हैं, कुछ अखबारों में हैं, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स में हैं, आपको कह दें कि एक स्टोरी कर लीजिए मोदी सरकार की विफलता पे, आप नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मुझे 6 महीने दीजिए और रोज मैं करूं 5 स्टोरीज करूंगा या करूंगी, तब भी शायद पूरा नहीं हो, इतनी विफलताएं। तो आपका जो सवाल था कि क्या बैठकें होती रहेंगी, उसका उत्तर तो यह है, राजनीति मुद्दों पर की जाती है। मुद्दे विपक्ष में बहुत बुलंद आवाज में राहुल गांधी पिछले 7 साल से लगातार उठा रहे हैं। कई बार ऐसा भी मुझे तो लगा कम से कम कि वो अकेले उठा रहे हैं, लेकिन फिर देश ने सुनना शुरू किया कि नहीं, ये मुद्दे हैं। वो राफेल का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, कोविड के कुप्रबंधन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, अभी जो विभत्स घटना हुई दिल्ली की वो मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, मैं आपको फेरहिस्त यहां पूरे 2 घंटे बैठा रहूं तो लंबी चलती चली जाएगी। राहुल गांधी ने बड़ी बुलंद आवाज में वो मुद्दे उठाए। तो जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने की क्षमता पैदा करना चाहता है, वो यह मुद्दों पर एक आवाज में अपनी आवाज को जोड़ेगा। आई थिंक आई हैव आंसर्ड। हिंदी में तो सबको जवाब दे ही दिया, आपने तो पूछा ही नहीं था। अभी इंग्लिश में तो दे दूं। As I said, जहां 10, 12, 14, 20 अलग अलग दल के लोग बैठेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, उस पर एक आम सहमति बनेगी। हर मुद्दे पर आम सहमति बनानी जरूरी होती है, और कांग्रेस आम सहमति बनाने के विषय में उसका इतिहास रहा है, वो जानी जाती है आम सहमति बनाने की। आपको मालूम है 2014 से अब तक एनडीए को कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं? 20 दल छोड़ के जा चुके हैं। आम सहमति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप कह दें कि किसी एक नेता ने यह कहा, आप कहें दूसरे नेता ने यह कहा, सबकी बात सुनना, उस पर सबसे मिलकर चर्चा करना और एक निष्कर्ष निकालना, यही एक परिपक्व राजनीतिक दल की खूबी होती है। और यह अनुभव कांग्रेस पार्टी के पास सदैव रहा है।
भले हमारे पास 400 सीटें हो तब, भले वो हमारे पास 150 सीटें हो तब, हम अहंकार के घोड़े पे सवार होकर निर्णय नहीं लेते। मैं को इंग्लिश में भी इनको जवाब दे दूं फिर आप। Now you speak in English, she speaks in Hindi. Is there a difference of opinion between the two of you? No, there is no difference of opinion. I have a right to express what I think is right. Pranav ji has a right to express what he thinks is right, and then together we sort out and we take a decision. So there is no such perception. Maybe Mr. Modi wants to believe this, and people close to him may like to believe it, but the fact of the matter is, this is how mature people discuss. This is how mature people decide. And what I said in Hindi, I'll repeat in English. Mr. Modi has done one good thing in last 7 years, which is to give so many issues to the opposition and to the media that these issues cannot be discussed in just one meeting, not be discussed in 2 meetings. We'll all have to keep meeting. If today I were to request any one of you to write one story on the failures of Mr. Narendra Modi, you won't be able to finish it in one story, one episode. You will have to do multiple episodes. And your organizations will have to give you overtime also, because there's so many failures. So, please expect more such meetings. Politics is dependent on issues, not on individuals. The one man, one leader, one individual who has been voicing his concerns consistently, he has been raising issues consistently, is Rahul Gandhi for the last 7 years. There were times when somebody like me felt that he is the only voice. But later, people of India realized that he is raising the right issues. He is ensuring that the government doesn't succeed in distracting the national attention from the real issues. Whether it's Rafale, whether it's GST, whether it's demonetization, whether it's farmers, whether it's unemployment, 45-year record of unemployment, whether it's price rise, whether it's the collapse of MSMEs and the collapse of economy, whether it's mismanagement of COVID, whether it's gang rape, whether in Hathras, Unnao, or Delhi. Multiple issues. You close your eyes, ask yourself, put your hand on your heart, and ask yourself, who is the leader who's been raising these issues? You will get the honest answer. Sir, I have some questions on Afghanistan. So basically, things are changing very swiftly on geopolitical level. There was a blast which took place yesterday in Balochistan area in which two Chinese got killed. Pakistan foreign minister is going to visit Afghanistan and going to meet the new so-called dispensation, and Pakistan is moving very aggressively, sir. Your take on so far Indian government's response to this entire fresh international crisis or the change in the dispensation in Afghanistan, and how do you look at the things changing internationally so swiftly? We are waiting for a response. First of all, there has been no response from the government of India. A response worth its merit. We are concerned about the well-being of Indians struck in Afghanistan. We are concerned about the 23,000 crore investment, Indian investment in Afghanistan. We are concerned about the well-being of every single Indian who is stuck in Afghanistan. We are also concerned at no coherent response coming in from the government. We don't know what happened in Doha. We don't know what happened in Russia. We don't know who met who there and what was discussed. There is no clarity. Right now, the priority, these questions can wait. What happened in Doha, what happened in Russia can wait. Right now, the topmost priority is safety and well-being of every single Indian stuck in Afghanistan. We hope that the government responds with the swiftness that this issue deserves. I'll just do that, sure.
बहुत वरिष्ठ नौकरशाह हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ इस मुद्दे पर सब सुनते हैं। वो किसी भी दल के हों उससे मायने नहीं रखता, लेकिन हम किसी भी दल के हों उनकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। वो निष्पक्ष आवाज़ है और वो इस विषय के एक्सपर्ट माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं। सवाल हम सबके दिमाग में है, सही वक्त पे पूछे भी जाएंगे। दोहा में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, हमारे प्रतिनिधि किससे मिले, तालिबान से मिले, क्या बात हुई। इस सरकार में कुछ लोग बैठे हैं जिनके पहले भी रिश्ते बने थे तालिबान से। कांधार जब हुआ था, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उस वक्त बड़ी ऊंचे ओहदे पर थे, वही गए थे। खैर ये सब बातें बाद में होंगी। आज हमारी चिंता अफगानिस्तान में जो भारतवासी अटके हुए हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी, यह हमारी चिंता है, वह यह हमारी प्राथमिकता है। सरकार से हम सवाल बाद में पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या आपको नहीं मालूम था क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किस दिशा में अफगानिस्तान जा रहा है, ये सब सवाल हम पूछेंगे। लेकिन आज की प्राथमिकता हमारे भारतवासी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी है। हमारी जो 23,000 करोड़ का वहाँ निवेश है वह भी एक चिंता का विषय है। Sir, adding on to this Afghan thing only, so there have been a lot of tweets that have been made by the spokesperson from the Congress party related to the kidnapping of 150 people in Kabul. So that was a news which was being circulated on social media, and some of your official handles and spokespersons have also tweeted saying that what Indian government is doing, 150 people have been kidnapped in Kabul this morning only. Now MEA has come out with the official denial saying that nobody has been kidnapped. Not just on social media, I also saw this news on several channels. Very grateful to God that this is wrong. The government should communicate, regularly communicate, ensure that this situation doesn't come, ensure that these rumors don't spread, this fear, this paranoia doesn't happen. That's the responsibility of a government which keeps tom-tomming that they are able communicators. Where is that able communication? It's very easy to say, "Arey opposition क्यों बोल रहे?" We will, of course, we are worried, we are concerned. Every single Indian's safety is a must. And sorry, we will fight this government for their safety and well-being, because that concern each one of us should have as Indians, irrespective of which political party we belong to. We are not even asking uncomfortable questions at this point. There will come a time when we'll ask these uncomfortable questions about Doha, about Russia, about the back channel talks that this government is supposed to have had with Taliban. We'll definitely bring these questions to the fore, but right now our concern is safety, well-being and safe return of every single Indian from Afghanistan. अभी तो बताया था, फिर से सूचना जो एक खबर टीवी चैनल्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ी थी, भगवान का शुक्र है कि वो गलत खबर साबित हुई। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस तरह का भय का वातावरण, संशय का वातावरण जो देश में फैल रहा है, इसे दूर करें, और वो दूर तभी हो सकता है जब त्वरित कार्रवाई की जाए। वैसे ही बहुत विलंब हो चुका है और इस विलंब के कारण भी हम बाद में ज़रूर पूछेंगे सरकार से। जब आपको पता था अफगानिस्तान किस दिशा में जा रहा है, तब आपने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए? अगर वो कदम उठा लिए होते तो आज इस तरह का भय का माहौल भारत में नहीं होता अपने भारतवासियों को लेकर जो अफगानिस्तान में अटके हुए हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं। ये सब सवाल हम सरकार से, अभी हम सरकार को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते, इसलिए इस तरह के सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि दोहा में आप किससे मिले, क्यों मिले, क्या बात हुई, रूस में आप किससे मिले, क्यों मिले, क्या बात हुई, तालिबान से बैक चैनल आपने क्या बातें की, ये सब सवाल हम बाद में पूछेंगे। आज हम सिर्फ एक बात बार बार बता भी रहे हैं, याद भी दिला रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि भारतवासी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। फिर पूछेंगे आपसे कि आपने विलंब क्यों किया, अभी नहीं पूछ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।